हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हमने डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम या एग्रीकल्चर स्ट्रेस जिसको बोलते हैं अग्रेरियन क्राइसिस, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था प्रॉब्लम्स क्या क्या है जो अभी हमारे सामने आ रही है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सल्यूशन क्या है। उससे रिलेटेड हम लोग डालवाई कमेटी के रिकमेंडेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया है इन टर्म्स ऑफ डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम एंड बेसिकली हाउ टू रिवाम्प द इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये आपके मेंस 2023 के लिए बहुत फायदा होगा। काइंड ऑफ फोल्डर पॉइंट्स आपके पास रेडीमेड पॉइंट्स रहेंगे, तो आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ भी आंसर हो आपको लिखने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं हम लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेटेड बाय 2022 डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, जैसे आप देख रहे होंगे। तो इसी 2022 को टारगेट करते हुए तो सरकार ने एक डालवाई कमेटी बनाई थी, जिसकी ऑब्जेक्टिव थी कि कैसे हम लोग इस फार्मर्स इनकम को डबल कर सकते हैं। तो डालवाई कमेटी ने जो रेकमेंड किया था, उन्होंने 2018 में जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उनका ये रिकमेंडेशन था कि एग्रीकल्चर को एक एंटरप्राइज के रूप में देखना चाहिए। एग्रीकल्चर को एक वैल्यू लेड एंटरप्राइज जिसको हम लोग बोलते हैं। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि इस कमिटी का ये रिकमेंडेशन था कि एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन की तरह देखना चाहिए। तभी जो हम बोलते हैं कि यूथ्स आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर एज ए प्रोफेशन, वो चीजें धीरे धीरे कम होगी और बहुत ज्यादा से ज्यादा यूथ अट्रैक्ट हो पाएंगे। तो ये एंटरप्राइज की तरह इसको देखने की बहुत जरूरी है। तो उनका ये कहना था कि क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। उनका ये कहना था कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो उसके लिए उनका ये कहना था कि टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम लोग जो कन्वेंशनल क्रॉप्स है जैसे राइस एंड व्हीट, वहां से हम शिफ्ट कर सकते हैं कहाँ पे, हाई वैल्यू क्रॉप्स। हाई वैल्यू क्रॉप्स क्या होता है, बेसिकली जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो गए, जैसे आप फ्रूट्स देख सकते हैं, वेजिटेबल देख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आप देखोगे ये सारे जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारे जो हो गया हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो होती है, वो 4 टाइम्स या 4 गुना फास्टर प्रोडक्शन हो सकती है राइस एंड व्हीट्स इन कंपैरिजन टू राइस एंड व्हीट जो हमारे कन्वेंशनल क्रॉप्स थे। तो जितना ज्यादा हम हाई हाई वैल्यू क्रॉप्स पे शिफ्ट करेंगे, मतलब जिसकी इनपुट कॉस्ट कम हो और उसकी रेवेन्यू और मुनाफा फार्मर्स को ज्यादा हो, वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही एक नेशनल कमीशन फॉर फार्मिंग 2004 को बनी थी। ये नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स स्वामीनाथन कमेटी भी बोला जाता है, क्योंकि स्वामीनाथन जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ दिस। उनका ये कहना था कि प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन फार्मिंग। प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन फार्मिंग का मतलब क्या है, फार्मिंग या एग्रीकल्चर के साथ साथ या क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। जैसे सॉइल हेल्थ को कैसे हम लोग इंटैक्ट रखें या बहुत ज्यादा डिग्रेड ना करें। वाटर क्वांटिटी जो है उसको हम सही से इस्तेमाल करें। ठीक है। ताकि ओवरऑल जो क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी और बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम साथ साथ में कंजर्व करके चले। ऐसे उन्होंने क्यों बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान हमने ये देखा था ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। उसके वजह से क्या हुआ था, वाटर टेबल, वाटर ग्राउंड वाटर की जो लेवल है, स्तर थी, वो कम हो रही थी। धीरे धीरे सॉइल जो फर्टिलिटी थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही थी। तो उनका ये कहना था कि एक एक ओवरऑल हमें कंजर्वेशन फार्मिंग के प्रति ज्यादा ध्यान देना होगा। सेकेंड रिकमेंडेशन देखते हैं, इंक्रीज इन लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। ये लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी हमारे जो एग्रीकल्चर की जो आप बोल सकते हो जो ऑक्यूपेशन है, वो ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई हो रही है। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ कुछ क्रॉप्स कल्टीवेशन पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे थे। अभी हमें क्या करना है,
ज्यादा से ज्यादा अलाइड एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करना होगा। सिर्फ हम क्रॉप कल्टीवेशन पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो उस अलाइड एक्टिविटी, जैसे आप फिशिंग बोल सकते हैं, फिशरीज, जैसे आप पोल्ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ओवरऑल, जैसे डेयरी सेक्टर भी आप बोल सकते हैं। तो हमें ये कहना होगा कि लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ानी होगी। अच्छा, ये लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी की जो कंट्रीब्यूशन है इन टोटल फार्मर्स इनकम, वो 16% है। मतलब फार्मर के पास जो टोटल इनकम आ रही है उसकी 16% जो है वो लाइव स्टॉक से आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें उसको ध्यान देना ही होगा, ठीक है। अब ये भी देख सकते हैं, जैसे लाइव स्टॉक प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू 2/3 ऑफ रूरल कम्युनिटी, ठीक है। 2/3 रूरल लोगों को वो क्या कर रहा है, जॉब दे रही है, लाइवलीहुड दे रही है। 8.8% पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट मिल रही है इस लाइव स्टॉक के द्वारा। 25 लगभग प्रतिशत ये टोटल एग्रीकल्चरल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। जब इतना पोटेंशियल है इस सेक्टर की, ऑब्वियसली हमें ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमेशा ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी, वो चाहे कोई भी प्रोड्यूसर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हर कोई प्रोड्यूसर ये देखता है कि बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, हाउ टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। ये हमेशा ध्यान देना होगा, तभी वो प्रोफेशन सस्टेनेबल हो सकती है। तो उसी वजह से ये डालवाई कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, इनका ये कहना है कि जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, जो इनपुट हम यूज करते हैं इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, उसको हमें क्या करना होगा, एफिशिएंट बनाना होगा, सस्टेनेबल बनाना होगा। कैसे? अब पहले ये देख लेते हैं वो इनपुट है क्या। जैसे वाटर इनपुट इनपुट है, फर्टिलाइजर एक इनपुट है, लैंड एक इनपुट है। जैसे मैं आपको शुरू में बताया था या पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे एग्रीकल्चर को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है, या फूड ग्रेन्स को सेल्फ सफिशिएंट तो बना दिया है। बट वाटर, आप बोल सकते हो कि इनपुट इंटेंसिव हो चुकी है। ये इनपुट इंटेंसिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें वाटर, फर्टिलाइजर इसकी यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि हमें एक सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनिंग मेथड को अप्लाई करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग। माइक्रो इरिगेशन, जो अभी धीरे धीरे हम लोग बहुत ज्यादा एम्फासाइज दे रहे हैं, उसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको ऑप्ट कर सकते हैं हम लोग। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जरूरत से ज्यादा यूज नहीं करना है, तभी तो वो रिसोर्स जो है वो सस्टेनेबल होगा, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रमोशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। वैसे ही स्वामीनाथन कमिटी, जो एनसीएफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2004 को बनी थी, उनका एक रिकमेंडेशन ये था, मिलियन वेल्स रिचार्ज। मतलब जो वेटलैंड एरिया होगी, जो पुराने, जैसे आप आपके आसपास में देख सकते हो जो पॉन्ड्स होंगे, जो ऐसे ही सूखा पड़ा है, तो उनका ये कहना है कि उसको आप ग्रेजुअली रिचार्ज करिए। मतलब उसमें ग्रेजुअली उसको, रेन वाटर को कंजर्व करके उसको हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं माइक्रो इरिगेशन, जो हम लोग बात कर रहे थे, उसमें बेसिकली एक होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन। जैसे आपने उसमें पार्क वगैरह में देखे होंगे, वो एक छोटा सा मशीन लगा हुआ रहता है जिसमें पानी ऐसे स्प्रिंकल होके वो स्प्रेड होती है वाटर। तो उसमें बहुत ही मिनिमम वाटर जहाँ पे यूज जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं स्प्रिंकलर, जिसको हम बोलते हैं। तो वो कन्वेंशनल जो इरिगेशन सिस्टम है, फ्लडेड इरिगेशन, वैसे नहीं है कि हमने मोटर ऑन कर दिया और पाइप छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। स्प्रिंकलर हमें यूज करना होगा। ड्रिप इरिगेशन है, वो धीरे धीरे जो प्लांट्स के रूट पे ही धीरे धीरे पानी गिरेगी, और बहुत ही स्लोली गिरेगी, जितने जरूरत है हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन जो है वो कॉमन मेथड्स है किसकी, आपके माइक्रो इरिगेशन की। सरकार ने, आपको पता होगा, एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 को लॉन्च किया था। 2016 क्वेश्चन प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में भी ये पूछा गया था कि कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो ये कृषि सिंचाई योजना आप देख सकते हो, उसमें कंपोनेंट थी पर ड्रॉप मोर क्रॉप। मतलब
पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है, कम पानी इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा हम क्रॉप की कल्टीवेशन कर पाए। तो ये जो आपकी स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन है, ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप की कंपोनेंट्स है। अच्छा, ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन या सिंपली आप बोल सकते हो माइक्रो इरिगेशन जो है, वो आपकी 50 से 90% तक वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। वैसे ही यदि आप वाटर सेविंग की परसेंटेज देखोगे, ये ऑन एन एवरेज 32-33% है। मतलब 33% कम पानी इस्तेमाल करना होगा आपको, या कम पानी इस्तेमाल होगी आप यदि माइक्रो इरिगेशन मेथड यूज करो। तो माइक्रो इरिगेशन के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि आप जो कन्वेंशनल मेथड में क्या कर रहे थे, मोटर चला के पाइप लगा के छोड़ दिए, वैसा नहीं है। आप जितना जरूरत पड़ेगी आप उतना ही यूज करिए, बाकी छोड़ दीजिए। दूसरा, आपकी जो फर्टिलाइजर क्या हो रहा था पहले, जैसे आपको पता होगा फ्लड इरिगेशन की वजह से जो फर्टिलाइजर आपने दिया भी होगा, वो फिर पानी के साथ बह जाती है। तो आसपास के जो आपकी वेटलैंड एरिया होते हैं, जब जहाँ पे पानी जमा होती है, धीरे धीरे वहां पे क्या होती है, algal ब्लूम होती है, कोई न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होती है, जैसे एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा तो यूट्रोफिकेशन वगैरह, उसमें प्रॉब्लम्स वो दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होती है, माइक्रो इरिगेशन की वजह से वो फर्टिलाइजर जो आपने यूज किया होगा या दिया होगा सॉइल में, वो बह के नहीं जाएगी, तो उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में। तो एक तो ये है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फर्टिलाइजर यूज की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली जो नेट आउटपुट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओवरऑल हम देख देख सकते हैं ये फार्मर्स के इनकम को बढ़ा सकती है। नाउ, माइक्रो इरिगेशन की वजह से चैलेंजेस क्या क्या है। माइक्रो इरिगेशन में चैलेंज ये है कि पहले लोगों के बीच में या फार्मर्स के बीच में वो एक्सेप्टेंस उतना बड़ा नहीं। तो अभी यदि आप देखोगे 2016-17 के डेटा यदि देखोगे, ओनली 4% ग्रॉस इंटीग्रेटेड एरिया जो कि ड्रिप इरिगेशन यूज कर रही है, जबकि पोटेंशियल थी 15%, बट यूज कितना कर रहे थे, सिर्फ 4%। तो ये एक अडेप्टेबिलिटी की एक प्रॉब्लम है जो कि हमें दिखाई पड़ रही है। इसके वजह से हमें अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, ये जो माइक्रो इरिगेशन है, ये बेसिकली होती क्या है, ऑल्दो सरकार इज गिविंग द सब्सिडीज, बट सरकार इज गिविंग सब्सिडीज डायरेक्टली टू द सेलर ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। तो सेलर को कभी कभी पैसे मिलने में डिले भी होती है। तो सेलर क्या करते हैं, उनको इतना इंसेंटिव नहीं मिलती है कि हम इसको किसी फार्मर्स को बेचें। एक तो ये प्रॉब्लम है, इसको भी हमें मिनिमाइज करना होगा। हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, हमें पता है कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज ए बिग चैलेंज इन सच ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया। तो ये भी एक चैलेंज हमारे लिए है। ठीक है। अब इससे पहले, थोड़े टाइम पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि इरिगेशन और फर्टिलाइजर दोनों की एफिशिएंट यूज होनी चाहिए, और माइक्रो इरिगेशन के साथ जब हम फर्टिलाइजर की यूज करते हैं उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। एक टेक्नोलॉजी है फॉर्टिगेशन, ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। फॉर्टिगेशन का मतलब क्या है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन इरिगेशन, इन द सेंस बेसिकली इन योर ड्रिप इरिगेशन, जो कि माइक्रो इरिगेशन का एक पार्ट है। ड्रिप इरिगेशन ऑल्सो अवॉइड्स वाटर स्पिलेज ऑन द फील्ड विच वुड कंट्रोल द सॉइल अल्कनिटी। जैसे आप देखोगे कि ड्रिप इरिगेशन में आपको बता रहा था, ये जो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यूरिया, पोटास जैसे जो फर्टिलाइजर है, जो कि वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल इन द सेंस कि वो पानी में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है इजीली, उसको हम क्या करते हैं, उस पानी के साथ हम डायरेक्टली जो प्लांट्स के रूट पे उसको अप्लाई करते हैं या उसको पहुंचाते हैं। तो जैसे कन्वेंशनल मेथड में क्या हुआ, आपने देखा होगा, फार्मर क्या कर रहे हैं, ऐसे हाथ में लेके उसको फेंकते रहते हैं, या आप जैसे बोल सकते हो काइंड ऑफ स्प्रिंकलिंग ऑफ दोस फर्टिलाइजर्स। तो कुछ तो रूट्स, प्लांट के रूट्स में पड़ा, कुछ इधर उधर भी पड़ती होगी। तो यहाँ पे वो जो इरिगेशन के साथ जो फर्टिलाइजर की यूज है, उसकी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। जितना जरूरत है उतनी मात्रा में यूज करना है, और जहां जरूरत है रूट्स पे ही सीधा इसको हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। उसके वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजर यूज की जो एफिशिएंसी है ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 90%। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। 80 to 9%, 90% ये बढ़ जाती है क्या, उसकी एफिशिएंसी। ठीक है।
और भी इसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कई स्टेट्स, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे स्टेट्स, क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर जो यूज हुई है वो इसी बेल्ट में ही हुई है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये पंजाब हरियाणा सरकार अभी नए नए स्कीम्स लेके आ रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, पंजाब गवर्नमेंट एक लेके आए हैं क्या, पानी बचाओ पैसे कमाओ फार्मर्स के लिए। जितना आप कम वाटर यूज करोगे, वाटर कंजर्व जितना ज्यादा करोगे, आपको सरकार मॉनिटरी बेनिफिट्स या मॉनिटरी इंसेंटिव देगी सरकार के साइड से। तो ये काफी काइंड ऑफ अन अट्रैक्टिव स्कीम, जिसको मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है। जैसे हम फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कन्वेंशनल वे में फर्टिलाइजर की यूजेबिलिटी या एफिशिएंसी बहुत कम है, क्योंकि बहुत तो वेस्टेज हो जाती है, जरूरत से ज्यादा हम यूज करते हैं। तो बेसिकली आप जो एनपीके देखोगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके, उसकी जो प्रोपोर्शनेट आइडियली होनी चाहिए वो है 4:2:1। बट इंडिया में क्या होती है, 7:3:1, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एफिशिएंट यूज नहीं है। आप अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा यूज करो, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट बढ़ रही है, एग्रीकल्चर की कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी ऑब्जेक्टिव है हमारी क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना। हम इरिगेशन के बारे में, वाटर के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग फर्टिलाइजर के बारे में बात किए। अब आते हैं लैंड के ऊपर। लैंड में एक प्रॉब्लम जो हमने देखा था वो है फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। बहुत सारे फार्मर्स के पास बहुत ही छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड है, जिसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाती है। हम लोग वहां पे टेक्नोलॉजी मशीन यूज नहीं कर पाते। उसका भी एक सोल्यूशन है जो कि सजेस्ट किया जाता है। जैसे नीति आयोग एक मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 में लेके आया। अच्छा, लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट, जैसे आपको पता होगा, पॉलिटी में आपने कवर किया होगा, लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट एक मॉडल एक्ट नीति आयोग के एडवाइस में या नीति आयोग के थ्रू एक लेके आए थे, जिसका नाम है मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट। तो इसका मतलब ये है, स्टेट्स को हम ये इनवाइट कर रहे हैं, वी आर रिक्वेस्टिंग, वी आर एडवाइजिंग स्टेट्स टू कम विद सच एक्ट्स टू इम्प्लीमेंट देयर ओन स्टेट। वो अपने अपने स्टेट में भी इस तरह से कुछ एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, ये लैंड लीजिंग एक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लैंड लीजिंग एक्ट का ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा इजीली समझा देता हूँ। सपोज दो फार्मर है, ए एंड बी। ए का कहना है कि ए इज लेट्स से गॉट ए जॉब इन अर्बन एरिया, उसको कहीं जॉब मिल गई, तो वो एग्री फार्मिंग करना नहीं चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, अपने लैंड को लीज में दे सकता है, किसको, बी, एक जो फार्मर बी है दूसरे फार्मर को दे सकता है। तो ये जो लीज में देगा, लेट्स से 5 years, 10 years, 20 years, जो भी लीज में देगा वो एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगी दोनों के बीच में, और ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू साइन होगी। उसके रेंट डिसाइड होंगे कि मैं पर एनम या पर हार्वेस्ट सीजन में मैं इतना आपसे डिमांड करूंगा। तो ये सारे एक रेंट एग्रीमेंट काइंड ऑफ होगी, और काइंड ऑफ लीज मिल जाएगी फार्मर बी को। इसके फायदा क्या है, एक बार देख लेते हैं। फायदा ये है कि एक तो ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गवर्नमेंट रेंट को रेगुलेट कर सकती है, गवर्नमेंट रेंट को कंट्रोल कर सकती है कि इससे ज्यादा आप डिमांड नहीं कर सकते हो पर हेक्टर लैंड, जो भी मेजरमेंट हो। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, सिंस दिस इज ए काइंड ऑफ रिटन एग्रीमेंट, तो जो फार्मर बी है उस रिटन एग्रीमेंट को दिखा के बैंक से क्रेडिट या लोन भी ले सकता है। क्रेडिट आपको मिल जाएगी, लोन आप ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा था, बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स या जिसको हम लोग शेयर फार्मिंग जो बोलते हैं, उनके पास कोई एग्रीमेंट रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो वर्बली होती है। तो जिसकी वजह से वो बैंक से लोन नहीं ले पाते। तो यहाँ पे एक फायदा उनको मिलेगी, वो लोन ले सकते हैं। आगे क्या हो सकती है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हो सकती है। मान लीजिए एक लेट्स अज्यूम, जो उनके बगल वाला फार्मर था वही इनको दे दिया लीज, तो इनकी जो फार्मर बी की जो लैंड साइज है वो बड़ी हो गई। तो बड़ी होने की वजह से क्या होगा, वो मशीन यूज कर सकती है, या आप ये बोल सकते हो कि दूसरे फार्मर से वो एक्सचेंज करके लैंड, अपनी लैंड साइज को बड़ा कर देता है। तो जब larger land size will be there, then you can easily use machines technology as well, so that will be cost effective। और क्या फायदा होती है, रिड्यूसेस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैं आपको बता रहा था कि एग्रीकल्चर एक फैमिली ऑक्यूपेशन,
तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकती है, क्योंकि फार्मर ए जो है वो अभी अपना लैंड को लीज में देके वो अपना जॉब कर रहा है शहर में। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो लेबर है उसकी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम द रूरल टू अर्बन, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर्स, वो चाहे सर्विस सेक्टर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। और क्या फायदा है? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, मतलब जॉब में मोबिलिटी आ रही है, रूरल से अर्बन की तरफ वो जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स की तरफ वो जा रहा है। और क्या हो सकती है? बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एज वेल, क्योंकि लैंड की साइज जैसे मैं आपको बता रहा था, और जो जो फार्मर भी है उसके पास ज्यादा लैंड होने की वजह से ही विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द एग्रीकल्चरल लैंड, और उसके पास रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो ऐसे नहीं कि वॉर्बल ही है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसको पता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स ये लैंड जो है वो उसका है, तो वो इजीली उस पर इन्वेस्ट भी कर सकता है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं इट विल बूस्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द एग्रीकल्चरल इनकम, आप बोल सकते हो। ठीक है। अब और एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा था पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस या अग्रेरियन क्राइसिस को लेके, कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हमारे कंट्री में उनकी साइज बहुत ज्यादा है, दे आर समथिंग 86%, 80 रफली 83 टू 86% यू कैन से। तो वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव या जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको वो यूज नहीं कर पाता, और ऐसे भी जो छोटे छोटे पैचेस ऑफ स्मॉल साइज होल्डिंग्स होती है तो वो लोग यूज नहीं कर पाते। यहाँ पे एक फायदा क्या हो सकता है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू, मतलब एक दो तीन फार्मर्स मिलके दे कैन पुल देयर रिसोर्सेस टुगेदर। उन्होंने जैसे मान लीजिए दो तीन फार्मर्स है, उन्होंने एक ट्रैक्टर को हायर किया, ठीक है, और जब एक ट्रैक्टर दो तीन लैंड पे वो हायर किया जाएगा, ऑब्वियसली दैट ट्रैक्टर विल चार्ज लेस। ठीक है। तो पुल देयर रिसोर्सेस एंड दे कैन यूज दोस टेक्नोलॉजी। तो ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड में कैपिटल यूज कर सकते हैं या मशीन्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा था कि फार्म मेकानाइजेशन जो है वो इंडिया में समथिंग अराउंड 45 टू 47%। जब हम डेवलप कंट्रीज के बात करते हैं, इनके सब यूएस दिस 95%, ब्राजील जो एक इमर्जिंग कंट्रीज है उसमें हम लोग 75% देखते हैं, चाइना में 57% हमने देखा था। तो फार्म मेकानाइजेशन में हमने कैसे अ, इस यूज ऑफ मशीन्स को बढ़ा सकते हैं एंड कैसे अभी गवर्नमेंट उस पर स्टेप्स ले रही है वो देख लेते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो या जो भी मैं आपको फोल्डर पॉइंट्स दे रहा हूँ, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स योर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ लास्ट ईयर दैट इज 22-23 as well as the previous year as well 21-22। तो दोनों साल का इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें कवर्ड है, तो आपको बहुत ज्यादा अननेसेसरी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली फोल्डर पॉइंट्स मिल रहा है, यू कैन यूज इट ऑन योर ओन आंसर। ठीक है। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं। टू प्रमोट अन इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ फार्म मेकानाइजेशन इन द कंट्री, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन एक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है फ्रॉम 2014 टू 15। ठीक है। कि एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन या टू यूज मोर मशीन्स इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, इसको बढ़ाने के लिए सरकार ये शुरू किया है। उसके तहत सरकार एक्चुअली करती क्या है, सरकार क्या करती है, जो मशीन्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये सारा कुछ किया जाता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कस्टम हायरिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर्स का काम क्या होगा, वो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है जो बेसिकली मशीन से और हाई एंड टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाते हैं, उनको हम इजीली एक्सेस दिलाएंगे कस्टमर हायरिंग सेंटर्स के थ्रू। ठीक है। ये पॉइंट आप बेसिकली हाईलाइट कर सकते हो क्योंकि इट्स ए गुड पॉइंट एंड जो कि सरकार अपनी स्टेप्स ले रही। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल क्रेडिट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? जैसे कोई भी बैंक में आप जाओगे यू नीड पेपर, आपकी ओनरशिप होगी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपकी जो लीज एग्रीमेंट होगी तभी जाके आपको जो जो आपकी नेशनल बैंक है वो आपको लोन देते हैं या क्रेडिट देते हैं। ऑल्दो एग्रीकल्चर सेक्टर कम्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है
जो बहुत सारे कंपोनेंट्स है उसमें, एक तो उसमें एग्रीकल्चर भी है। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट में मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट में प्रायोरिटी देनी चाहिए, बट वो हो नहीं सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट हम शायद आप बैंक को पे नहीं कर पाएंगे। एक्सेस कर भी सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव एडिक्वेट पेपर्स, सो दे कांट एक्सेस बैंक फैसिलिटी एज वेल। तो अल्टीमेटली उनको मनी लेंडर्स के पास या लोकल मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है, जिनकी कॉस्ट और जिसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं वो काफी हाई है, ये हमें पता ही। इसी के रिलेटेड, इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2004 स्वामीनाथन कमेटी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बनाया गया था, उनका ये कहना है कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स दे रही है, क्रॉप लोन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको आप विद द गवर्नमेंट सपोर्ट आपको एक उसको फ्लैट रेट कर दो 4%, ताकि वो चाहे लार्ज फार्मर्स हो या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो, उसको इजीली अफोर्ड कर पाए। और भी हम लोग देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये एक बना हुआ है सरकार के द्वारा 2020-21 से 32-33 तक ये चलेगी। इसका मेन मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट एवरी स्टेजेस, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मर्स, मतलब जैसे मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारे चीज के लिए ये फंड बनाया गया है, तो ये फाइनेंस करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इंक्रीज इन द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे आप कन्वेंशनल वे में क्या कर रहे थे, राइस व्हीट ये सारा आप कल्टीवेट कर रहे थे, ये सारे क्रॉप्स आप बेसिकली ये दीज वर द डोमिनेंट क्रॉप्स। बट इसकी एक लाइफ साइकिल जो होती है वो लंबी होती है, 3 से 4 महीना तक होती है। तो इनका ये कहना है, डालवाई कमेटी का ये कहना है कि ये जो आपकी कन्वेंशनल क्रॉप्स के जगह आप शिफ्ट करो कहां पे, शॉर्टर ड्यूरेशन क्रॉप्स, so that it will increase the crop intensity on the agricultural land। क्रॉप इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी? जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन फ्लावर्स, इनकी जो लाइफ स्पान है, ड्यूरेशन है, बहुत ही कम है। तो आपको फास्टर आप प्रोड्यूस कर पाओगे, इसको इंटेंसिटी बढ़ेगी, सो दैट इट विल एनहांस और इंक्रीज द फार्मर्स इनकम। दूसरा, जैसे अभी आप देखोगे ये जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, ये अभी डिमांड ड्रिवन है, ये अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, इसकी डिमांड है मार्केट में, एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो ये हमेशा फायदा करेगी किसको? फार्मर्स को। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एब्सेंट है इंडिया में। ग्रीन रिवोल्यूशन से ये ट्रेंड शुरू हुई थी, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में हमें मास प्रोडक्शन करना था और हमें लोगों को खाना खिलाना था, फूड सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी थी। इसलिए हमने क्या किया, सबसे ज्यादा व्हीट एंड राइस पे फोकस किया। इसके वजह से हमें बाकी चीजों पे नेग्लेक्ट करने लग गए थे। जैसे पल्सेस में आपको बताया था, हमें इंपोर्ट करते हैं, हम लोग ऑयल सीड्स भी इंपोर्ट करते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ी थी। इसमें और एक फैक्टर भी है, जिस लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के वजह से हम लोग क्या करते हैं, मोनोक्रॉपिंग शुरू कर देते हैं। तो ये मोनोक्रॉपिंग की वजह से बार बार सेमी क्रॉप को एक ही लैंड पे प्रोड्यूस करने से क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक ही तरीके से सॉइल जो न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं, वाटर इंटेंसिव, जैसे शुगर केन हो गया, राइस हो गया, ये बहुत ज्यादा वाटर भी यूज होती है, तो वाटर रिसोर्सेस भी धीरे धीरे वो भी एग्जॉस्ट हो रही है। तो इसकी सोल्यूशन हम क्या लेके आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वो चाहे मल्टी क्रॉपिंग हो या इंटर क्रॉपिंग, उससे क्या होता है, सपोज कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप, जैसे आपने राइस प्रोड्यूस किया और राइस की प्राइस बहुत ज्यादा है नहीं मार्केट में, ठीक है, डिस्ट्रेस सेल में चला गया क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया राइस, तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, उसके प्राइस कम हो गई। तो आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उतना प्राइस आपको मिलेगी नहीं। बट आप यदि उसके साथ साथ कोई और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यदि आप प्रोड्यूस करते, सपोज एक में कम प्राइस मिलता, दूसरे में वो मैनेज हो सकता था या कंपेंसेट हो जाता। ये बेसिकली क्या होगा, ये जो फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइसेस से आपको ये जो मल्टी क्रॉपिंग, ये आपको बचाएगी, या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है जो बचाएगी। और भी फायदा क्या है, सपोज मान लीजिए राइस आपकी वाटर इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, बारिश हुई नहीं, डिलेड मानसून हो गया, ड्राउट हो गया, तो आपकी क्रॉप डैमेज हो गया।
उसके साथ साथ आप यदि दूसरा कोई क्रॉप करते हो, जैसे मान लीजिए मिलेट्स, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, तो ये सारे क्या है, ड्राउट रेजिस्टेंट, इनको पानी की उतना जरूरत नहीं है। ये आपको आपकी जो लॉस हुई थी राइस में, ये आपको कंपेंसेट कर देंगे। तो डाइवर्सिफाइंग और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप के वजह से जो आपकी वेदर या क्लाइमेट की वजह से, या आपकी आप बोल सकते हो डिलेड मानसून या मानसून फेलियर की वजह से जो क्रॉप फेलियर होने वाली थी, वो दूसरे क्रॉप से आपकी कंपेंसेट हो सकती है। ठीक है। तो दूसरा और एक फायदा मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज आप राइस कल्टीवेट करते हो बार बार एक ही पैच ऑफ लैंड में, तो राइस एक ही तरह से न्यूट्रिएंट्स वो एक्सट्रैक्ट करेगी, तो वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आप यदि साइमल्टेनियसली दूसरा क्रॉप यदि कल्टीवेट करोगे, तो वो कोई और पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को यूज करेगी। लेकिन राइस जो कर रही थी वो क्या होगा, धीरे धीरे रिकवर करेगी या रिजुविनेट होगी या री एनर्जाइज करेगी, या धीरे धीरे वो कंपेंसेट होता जाएगा सॉइल। तो इस तरह से मल्टी क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग हमेशा फायदेमंद होती है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे इंटर क्रॉपिंग की बात आप करते हैं, आप लेग्यूम्स या पल्सेस, जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा, दे हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन लेवल्स इन द सॉइल। तो आप सोच सकते हैं कि यदि हम इस मोनोक्रॉपिंग पैटर्न से, ये जो मोनोपोली हो रही है किसकी, राइस एंड व्हीट से, व्हीट की, वहां से यदि हम शिफ्ट करेंगे, कितना फायदा हमें हो सकता है। अल्टीमेटली इनकम फार्मर्स की बढ़ेगी, वही हमारी टारगेट है। शिफ्टिंग टू अलाइड एक्टिविटी, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, फिशिंग हो, पोल्ट्री हो, उससे क्या होगा, एक तो फूड सिक्योरिटी होगी, उसके साथ साथ आपकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होगी। जैसे अभी आपको पता होगा, जैसे मिलेट्स को हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई हमने फूड सिक्योरिटी अचीव कर लिया, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी, बट इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अमंग इट्स चिल्ड्रन, अमंग इट्स पीपल। सो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स है, उसको ध्यान देना होगा। दलवाई कमेटी का ये रिकमेंडेशन है कि एक्सपांशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बाय 1 हेक्टर इन एग्रीकल्चरल लैंड, यदि आप 1 हेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड को डाइवर्सिफाई करोगे या दूसरे क्रॉप्स कल्टीवेट करोगे, वो आपको पर एनम 1 लाख तक एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है। ठीक है। वैसे ही आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो मैं आपको बता रहा था शुरू से में ही और बीच में ही मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा था, दीज आर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, 14% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड इट कंट्रीब्यूट्स 33% ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी। ठीक है। रिस्क भी कम करती है, जैसे क्रॉप फेल्यूर की रिस्क कम हो जाती है, कोई एक पर्टिकुलर पेस्ट जो है वो अटैक करती है कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप, मान लीजिए वो पेस्ट डैमेज कर दिया, दूसरा क्रॉप यदि आपने किया होगा वो बच जाएगा, क्योंकि एक ही पेस्ट दो क्रॉप को अफेक्ट डैमेज नहीं करेगी, अफेक्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है। सेकेंडरी एग्रीकल्चर देख लीजिए, जैसे अभी हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक तो वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो रही है, क्रॉप डैमेज हो रही है, हमारी सरप्लस हमने प्रोड्यूस कर लिया, उसको यूज नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली वो लॉस होगी, तो उसको कहीं ना कहीं हमें यूज करना होगा। तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि एवरी अल्टरनेट ईयर्स आप यदि मेंस के पेपर देखे होंगे, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछने के चांसेस है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो बेसिकली वेस्टेज को कम करने या वैल्यू एडिशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सो दैट जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, एग्रीकल्चरल या फार्मिंग की जो आउटपुट है, वो फूड प्रोसेसिंग में इनपुट की तरफ तरीके से यूज होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो जो सप्लाई चेन है यहाँ की, इसकी एग्री फार्मिंग के जो आउटपुट है उसकी इनपुट, तो वो कहीं ना कहीं फार्मर्स को इनकम सपोर्ट की तरह मदद करेगी, या फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने की मदद करेगी। मिलेट कल्टीवेशन, जब मैं आपको बता रहा था, कई बार मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, मिलेट कल्टीवेशंस दे नीड लेस वाटर, ड्राउट टॉलरेंट। आप मान लीजिए ड्राउट हो गई, बारिश नहीं हुई, तो आप मिलेट्स को यूज कर सकते हैं, मिलेट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्राइसिंग के बारे में। जब प्राइसिंग की बात आती है, ऑब्वियसली एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात आती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी न्यूज में है, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर भी एक सेपरेट लेक्चर बनाने के लिए। मैं फिर भी एक ब्रॉड आइडिया देते हुए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि आपकी
कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स वो अनाउंस करती है हर साल बिफोर द हार्वेस्टिंग सीजन। और टोटल जो क्रॉप 23 क्रॉप्स है इंक्लूडिंग द शुगर केन, और द शुगर केन के लिए वो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस अनाउंस की जाती है। बट 23 क्रॉप्स हम मान के चलते हैं उस पर अनाउंस की जाती है। उसके बारे में डिटेल्स बता दूंगा, ऑल दो कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन भी किया हूँ। बट अभी का जो इशू चल रहा है बेसिकली एमएसपी को लेके, मैं आपको ये बता देता हूँ। एक तो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुई थी, जैसे पता होगा 3 लॉ आई थी और उसको सरकार ने मजबूरन उसको विड्रॉ करना पड़ा था, क्योंकि कुछ फायदे भी थे और कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रही थी फ्रॉम द फार्मर्स कम्युनिटी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट विड्रॉन दोस 3 लॉज। बट अभी जो बेसिकली चल रही है मुद्दा, वो मुद्दा ये है कि आप एमएसपी को लीगली मैंडेट करो, मतलब लीगलाइज करो। एमएसपी शुड कम इनटू एन इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ ए लॉ, ठीक है, एन एक्ट के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ जो बनाएगी वो एक्ट के थ्रू आना चाहिए। एक्ट से सबसे बड़ा जो फायदा होगा किसको, फार्मर्स को, कि एक प्रोक्योरमेंट जो सरकार कर रही है, करती है ऑन द बेसिस ऑफ एमएसपी, वो कहीं ना कहीं एक 100% अश्योरेंस मिल जाएगी, भाई सरकार को तो करनी ही करनी है। इट विल बी अ मैटर ऑफ राइट। अभी तो क्या है, सरकार के ऊपर ऑप्शन है, वॉल्यूंटरली गवर्नमेंट इज डूइंग टू मेंटेन दोस बफर स्टॉक एंड ऑल, जो कि हम बात करेंगे आगे डिटेल में, सेपरेट एक वीडियो में बनाऊंगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जब लीगल मैंडेट हो जाएगी तो मैंडेटरली आपको लेना होगा या कंपल्सरली लेना होगा सरकार को। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जैसे अभी आप देखोगे, जो बेसिकली जो एमएसपी अनाउंस होती है, तो ये फार्मर्स का ये कहना है कि जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, एमएस स्वामीनाथन कमेटी के थ्रू जो रिकमेंडेशन किया गया था, C2+50% फॉर्मूला, इस पे होना चाहिए। प्रेजेंट फॉर्मूला कुछ और है, तो उनका ये कहना है कि C2+50% फॉर्मूला में ही एमएसपी अनाउंस होना चाहिए। तीसरा जो डिमांड है इनका, ये डिमांड है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो अभी तक बाहर है एमएसपी के, वो बिल्कुल इसके अंदर आना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे एक चैलेंज आती है। चैलेंज क्या है, जो एमएसपी आपकी है, यदि वो लीगलाइज होती है, कि क्या क्या चैलेंजेस आती है, यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। मैं सेपरेटली आपको जो वीडियो दूंगा उसमें डिटेल में हम बात करेंगे। एक तो ये है कि सपोज एमएसपी को मैंडेटरी कर दिया गया। अब मैंडेटरी जब एमएसपी हो जाएगी, तो सपोज मान मान लीजिए मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हुई फूड ग्रेन्स की, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम है, तो आइडियली उसमें क्या होता है, प्राइस कम हो जाती है। बट जब एमएसपी आपने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तो एमएसपी प्राइस वुड बी ग्रेटर देन और मोर देन द मार्केट प्राइस। तो जब मार्केट प्राइस से एमएसपी ज्यादा है, ऑब्वियसली कोई प्राइवेट प्लेयर उसको खरीदने या प्रोक्योरमेंट करने के लिए नहीं आएंगे फोर्सफुली, या सिंस दिस इज ए काइंड ऑफ मैंडेटरी, सरकार को ही उसको खरीदना पड़ेगा। सरकार को ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको कंपलसरी बना दिया है लॉ के थ्रू। जब सरकार को खरीदना पड़ेगा, इट्स ए काइंड ऑफ फिस्कल बॉर्डर, ठीक है, सरकार को बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना होगा। एक तो ये क्रिटिसिज्म है या चैलेंज है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नीति आयोग की एक जो इकोनॉमिस्ट है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट रमेश चांद करके, उनका ये आर्गुमेंट है। दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए जब हाई प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हो जाएगी, मतलब आपने एमएसपी अनाउंस कर दिया, तो हाई प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हो जाएगी, तो ग्रेजुअली जो मार्केट प्राइस होगी, ऑब्वियसली वो एमएसपी से ज्यादा ही होगी। तो कई बार क्या होगा, वो इन्फ्लेशन भी दिखाई पड़ सकती है, ठीक है। इन्फ्लेशन जब दिखाई पड़ेगी, ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट द पुअर क्लास, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम या चैलेंज आ सकती है हाई प्रोक्योरमेंट कॉस्ट की वजह से। दूसरा, इम्पैक्ट इंडिया फार्म एक्सपोर्ट। जैसे मान लीजिए हायर एमएसपी जब होगी, बट इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, प्राइस बहुत कम है, तो जब प्रोक्योरमेंट प्राइस आपकी बहुत हाई है, जिसके वजह से आपकी मार्केट प्राइस भी उतना ही रहेगी या उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट में भी फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे डब्ल्यूटीओ, आपको पता होगा डब्ल्यूटीओ में एक पीस क्लॉज चलती है। पीस क्लॉज ब्रॉडली मैं बता देता हूँ ब्रीफली। पीस क्लॉज ये होती है कि यदि कोई गवर्नमेंट या डेवलपिंग कंट्री यदि पीस क्लॉज अडॉप्ट करती है, तो यदि उसकी सब्सिडीज जो जो लीगल
परसेंटेज है उससे एक्सीड भी करती है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये पीस क्लॉज के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एमएसपी और जो आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत हम सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यदि आपकी कंटिन्यूअसली आप यदि एमएसपी को बढ़ाओगे या एमएसपी जब आप लीगली करके उसको अनाउंस करने शुरू करोगे, कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ में वो अपोजिशन भी उसका शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर फ्यू चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू योर आपकी एमएसपी जब लीगलाइज आप कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, तो इसके अल्टरनेटिव सिस्टम क्या है? अल्टरनेटिव सिस्टम है सिंपल, जैसे प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम में आप बात किया था पिछले बार वीडियो में भी। उसमें सिंपली ये करिए, विदाउट डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट आप क्या कर सकते हो, जो प्राइस डिफरेंस है वो सीधा फार्मर्स को दे दो। तो फार्मर जो डिस्ट्रेस सेल किया था, जो प्राइस उसको मिला था जो कि लेस देन द एमएसपी, वो डिफरेंस उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं करना पड़ेगा किसको, सरकार को। ठीक है, ये काइंड ऑफ सजेशन आप दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं सब्सिडीज एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर। सब्सिडी जैसे आपको पता है, एमएसपी, फर्टिलाइजर, पावर, वाटर, सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसकी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? एक्सक्लूजनरी। जैसे मैं आपको बता रहा था, एमएसपी के वजह से सिर्फ 6% फार्मर्स फायदेमंद होती है, 6% फार्मर्स आर गेटिंग बेनिफिट। एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल होती है, जैसे आप क्या किए, आपने पावर सब्सिडीज दे दिया, आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी दे दिया, तो अननेसेसरली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग फार्मर्स आर यूजिंग मोर एंड मोर। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल है, क्रिएट डिस्टॉर्शन। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या चैलेंजेस जो है उसको ये एड्रेस नहीं कर पाती है। लोन वेवर्स, जैसे हम लोग जो लोन माफ कर देते हैं एग्रीकल्चरल लोन, उसके वजह से क्या होता है, जो लोन लिया है उसी का ही फायदा है। बहुत सारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है जो लोन नहीं ले पाते, उनको कैसे फायदा मिलेगा? उसके ऑपोजिट में पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है? इरिगेशन, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप यदि अभी के समय में देखोगे, जो डेटा नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स ये कहती है, जो इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज है दैट इज समथिंग हाफ ऑफ द सब्सिडीज परसेंट। आप ये सोच लीजिए, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज द हाफ ऑफ द टोटल सब्सिडीज, मतलब आप सब्सिडीज पे ज्यादा खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहला तो ये सोल्यूशन है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसको कहीं ना कहीं हमें बढ़ाना होगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं 2 से 3% है, उसको हमें बढ़ाना होगा। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है वो कहीं ना कहीं रुक गई है, उसको भी हमें इंक्रीज करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना होगा, तभी वो आके क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही डालवाई कमेटी का ये कहना है कि 14% पर अनम होनी चाहिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। आप ये देखोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अब इंडिया क्या कर रही है, 0.5% ऑफ इट्स टोटल जीडीपी खर्च कर रही है, जबकि डेवलप कंट्रीज 3% करते हैं। ठीक, अदर सोर्सेस ऑफ, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। अभी आपको पता है ऑर्गेनिक फूड ग्रेन्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसको यदि हम ऑर्गेनिक फूड ग्रेन्स की प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फार्मिंग और फार्मर्स कम्युनिटी के इनकम को वो डेफिनेटली प्रमोट करेगा और एनहांस करेगा। तो ये भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये आपको पता ही है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल इनपुट, मतलब जिसके कॉस्ट जीरो होगी, कोई भी केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये सब यूज नहीं होगी। ऑब्वियसली कॉस्ट विल बी मिनिमम एंड आउटपुट विल बी मैक्सिमम, ये भी एक टेक्निक है। उसके अलावा ऑल्टरनेटिव सोर्सेस क्या हो सकता है? जैसे अभी आपको पता होगा, इंडिया इज फॉलोइंग दिस क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस का मतलब यह है कि आप सपोज एक फार्मर है, उसके एग्रीकल्चरल लैंड है, यदि वो एक साल में मिनिमम, आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए एक साल में मिनिमम यदि 2 क्रॉप वो कल्टीवेट करता है, मान लीजिए एक खरीफ सीजन में किया और एक राबी में किया, उसके अलावा एक तीसरा काम भी वो क्या कर सकता है, जो सोलर पैनल है उसको वर्टिकली अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज कर सकती है टू जेनरेट सोलर एनर्जी। इसलिए इस सोलर एनर्जी का नाम क्या रखा गया है, थर्ड क्रॉप। मतलब कोई यदि फार्मर 2 क्रॉप यूज कर रही है, 2 क्रॉप कल्टीवेट कर रही है एक साल में, तीसरा क्रॉप भी कल्टीवेट कर सकती है जिसका नाम है सोलर एनर्जी। उसके वजह से जो जो जैसे आपको पता होगा कुसुम स्कीम जो लेके आया गया था,
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, उसके तहत जो सरप्लस एनर्जी है दैट विल बी सप्लाइड, जो सरप्लस एनर्जी है उसको फार्मर क्या करेगी, जो लोकल ग्रिड है उसको वो बेच सकती है या सेल कर सकती है, जिसके वजह से उसको एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम मिलेगी। वैसे ही हम लोग नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल में भी आप देख सकते हो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो जो आपकी शुगर केन हो गया, उसके बाई प्रोडक्ट्स हो गया, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इथेनॉल या बायोडीजल की तरह हम उसको ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल के साथ। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो जिसको हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं फार्मर्स को एक फायदा मिलेगी और डबलिंग ऑफ फार्मर्स में वो मदद कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कहीं ना कहीं इंश्योरेंस आपको देनी होगी, इंश्योरेंस देनी होगी, ताकि जो क्रॉप डैमेज हो रही है उसकी सही प्राइस उसको मिल जाए। ठीक है, उसकी उसकी ऊपर बर्डन ना आए, तो उसकी इनकम को हमें स्टेबलाइज करना होगा। वी शुड टेक द हेल्प ऑफ दिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये सारे जो चीज हमने डिस्कस किया दैट आर रिलेटेड टू, आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर। और एक चीज है जो कि नॉन या फार्मिंग बोल सकते हो, नॉन फार्मिंग रिलेटेड जो डलवाई कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है वो ये है कि जो सरप्लस लेबर फोर्स है, इट्स ए काइंड ऑफ चैलेंज, जिसको हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि फार्मिंग या एग्रीकल्चर इज फैमिली ऑक्यूपेशन, तो हमें कहीं ना कहीं ये सारे सरप्लस लेबर फोर्स को दूसरे जगह नॉन फार्म ऑक्यूपेशन में शिफ्ट करना होगा। वो नॉन फार्म ऑक्यूपेशन जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, आपको वहां पे कहीं ना कहीं शिफ्ट करवाना ही होगा। ये नॉन फार्मिंग, जैसे आप देख सकते हो, नॉन फार्मिंग की वजह से जो वेजेस है वो 32% इन 12-13, जो कि बढ़ के वो 40% हो गया है 2018-19 में। पिछले बार वीडियो में हमने ये भी देखा था, हमने शुरू में एनालाइज किया था कि कैसे फार्मर्स इनकम में कितने कितने परसेंटेज कहाँ से आ रही। ठीक है, तो ये नॉन फार्मिंग सेक्टर को हमें प्रमोट करना होगा, तभी जाके ये जो सरप्लस लेबर फोर्स फार्म सेक्टर में बहुत ज्यादा है वो शिफ्ट कर पाएंगे दूसरे सेक्टर। वैसे ही हम ये देख सकते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो भी मदद कर सकती है, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं इन डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम। कैसे? बी कीपिंग, जिसको हम लोग स्वीट रिवोल्यूशन बोलते हैं, सी वीड फार्मिंग, वो भी क्या करेगी, फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सकती है। जैसे एक स्लोगन है, साहकार से समृद्धि, आपको पता ही होगा, टू टू प्रमोट द कोऑपरेटिव सेक्टर। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन लाने के लिए इंडिया में। कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन की वजह से क्या होगा, जो 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 मार्जिनलाइज्ड जो स्मॉल फार्मिंग सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप्स है, वो यूनाइटेडली, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, कैपिटल इंटेंसिव या कैपिटल अब यूज नहीं कर पाते, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाते, पर दो तीन फार्मर्स मिलकर तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट कुड बी ए रिवोल्यूशनरी स्टेप। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आप ये देखोगे, जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज है वो ऑलमोस्ट 98% विलेज को कवर कर रही है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्रेडिट फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, किसको, ये मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स को। ठीक है, और जिसकी परसेंटेज है आप देख सकते हो, 19% ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपको बता देता हूँ, दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। मल्टी स्टेट सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, ये बिल इंट्रोड्यूस हुई थी, लोकसभा से भी पास हो चुकी है। दिस बिल इज अमेंडिंग द 2002 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। 2002 में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आई थी उसको अमेंड कर रही है। एक 3 स्टेजेस आप बोल सकते हो, या 3 टाइप्स मल्टी स्टेट सोसाइटीज हम फॉर्म कर रहे हैं टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव्स। क्या है? पहला पहला जो सोसाइटी होगी या मल्टी स्टेट सोसाइटी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, वो क्या करेगी, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी। दूसरी जो सोसाइटी होगी वो क्या करेगी, जो क्वालिटी सीड्स हैं उसको प्रोड्यूस करने में मदद करेगी, एंड इन दैट प्रोसेस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विल आल्सो take the responsibility or will part of it. Okay, they will participate in that. So ये
दूसरी वाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तीसरी वाली आप देख सकते हो, तीसरी वाली का काम है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक फूड ग्रेन्स की अभी धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है अमंग द कंज्यूमर, दैट सोसाइटी विल प्रमोट दोज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ताकि फार्मर को एक सही प्राइस मिल सके। ठीक है, तो उसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें देना होगा, जिसके वजह से हमने एक फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी बनाया है, जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर को और स्ट्रेंथन करेगा। एग्रीकल्चर जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी इनकम को एनहांस करने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो एक मूवमेंट के तरीके से हमें देखना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपकी डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो यू कैन शेयर एंड लाइक एज वेल। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उतना अच्छा है, आपके साथ साथ आपके बाकी फ्रेंड्स का भी ये मदद करेगी। और आगे मैं फिर आपके लिए कुछ नए नए टॉपिक्स पे, जैसे एमएसपी मैं आपको बता रहा था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो मेंस से जो टॉपिक्स है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस बार आने की चांसेस है मेंस की 2023 में, उस पर मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो ताकि आपकी लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए वो मदद कर पाए। और जैसे मैं आपको बता रहा था, दिस इंक्लूड्स योर एवरीथिंग। ठीक है, इससे ज्यादा पॉइंट्स आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। थैंक यू।